कल्पना कीजिए कि किसी पर एक ऐसे अपराध का आरोप लगा है जिसकी सजा मान लीजिए 7 साल से कम है। अब कानून तो ये कहता है कि पुलिस तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो क्या ऐसे में गिरफ्तारी का डर पूरी तरह खत्म हो जाता है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या अदालतें ये कहकर जमानत देने से मना कर सकती हैं कि अरे पुलिस पर भरोसा करो, वो कानून का पालन करेगी? असल में यही वो सवाल था जिसने पिछले साल पटना हाईकोर्ट में जजों को भी उलझा दिया था। मामला 16 दिसंबर 2025 का है, मोहम्मद राजा बनाम बिहार राज्य। और इस एक मामले ने एक बड़े कानूनी भ्रम को सुलझाया। क्या था वो भ्रम? यही कि क्या 7 साल तक की सजा वाले अपराधों में अग्रिम जमानत याचिकाओं पर अदालतों को गुणदोष के आधार पर सुनवाई करनी चाहिए या उन्हें बस पुलिस को निर्देश देकर एक तरह से निपटा देना चाहिए। तो आज हम इसी मामले की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास इस फैसले से जुड़े दस्तावेज और कानूनी विश्लेषण है, और हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे एक ही हाईकोर्ट के जजों के अलग अलग फैसलों के कारण ये उलझन भरी स्थिति बनी। और अंत में अदालत ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं शीशे की तरह साफ रास्ता कैसे दिखाया। ठीक है, तो इस कहानी को समझने के लिए हमें इसके किरदार से मिलना होगा। इस पूरे मामले के केंद्र में है मोहम्मद राजा। उनके साथ असल में हुआ क्या था? मोहम्मद राजा की कहानी कई लोगों की कहानी जैसी है। उनके खिलाफ उनकी पत्नी फिजा परवीन ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत एक शिकायत दर्ज कराई थी। 498, ये पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता से जुड़ा है ना? हाँ बिल्कुल, और इसमें अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है, मतलब 7 साल से कम। तो जैसे ही FIR दर्ज हुई, मोहम्मद राजा को गिरफ्तारी का डर सताने लगा होगा, जो कि ऐसे मामलों में स्वाभाविक है। तो उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया होगा। बिल्कुल, गिरफ्तारी के डर से उन्होंने पूर्वी चंपारण के सत्र न्यायाधीश सेशन जज के पास अग्रिम जमानत यानी एंटिसिपेटरी बेल के लिए आवेदन किया। लेकिन यहीं से कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। सेशन जज ने उनकी याचिका पर गुण दोष के आधार पर विचार ही नहीं किया। एक मिनट, गुण दोष पर विचार नहीं किया मतलब उन्होंने ये देखा ही नहीं कि जमानत मिलनी चाहिए या नहीं, या मामले में कितना दम है? नहीं, ये तो अदालत का मूल काम है। तो फिर उन्हें किया क्या? उन्होंने मोहम्मद राजा को निर्देश दिया कि वो पहले आत्मसमर्पण करे और फिर रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करे। अरे! और अपने इस फैसले का आधार बनाया सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत प्रसिद्ध मामला अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य को। अच्छा। सत्र न्यायाधीश ने प्रभावी रूप से कहा, हम आपकी अग्रिम जमानत पर सुनवाई नहीं करेंगे क्योंकि अर्नेश कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिशा निर्देश दे दिए हैं कि पुलिस ऐसे मामलों में सीधे गिरफ्तार नहीं करेगी, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो बड़ा अजीब है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं जो पुलिस को मनमानी गिरफ्तारी से रोकते हैं, और दूसरी तरफ एक नागरिक का अदालत से सुरक्षा मांगने का अधिकार है। यहाँ तो निचली अदालत ने एक को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं से सारी उलझन की शुरुआत हुई। अदालत ने अपनी जिम्मेदारी एक तरह से पुलिस पर डाल दी। और जब यह मामला पटना हाईकोर्ट पहुंचा तो पता चला कि ये भ्रम सिर्फ उस एक जज का नहीं था, बल्कि पूरे राज्य की न्याय व्यवस्था में फैल चुका था। सही बात है। अच्छा, तो ये मामला जब पटना हाईकोर्ट पहुंचा तो वहां भी सीधी सपाट सुनवाई नहीं हुई, इसे एक बड़ी बेंच को भेजना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? क्या हाईकोर्ट के जज भी इस पर एकमत नहीं थे? बिल्कुल, हाईकोर्ट के ही जज इस मुद्दे पर बुरी तरह बटे हुए थे। 2 बिल्कुल अलग अलग और एक दूसरे के विरोधी दृष्टिकोण सामने आ चुके थे। अच्छा। और निचली अदालतें इस भ्रम में थी कि आखिर किसका पालन किया जाए। इसीलिए मामले को एक बड़ी बेंच को भेजा गया ताकि एक अंतिम और स्पष्ट फैसला आ सके। तो ये पहला दृष्टिकोण क्या था जिसके कारण निचली अदालतें अग्रिम जमानत की याचिकाओं को खारिज कर रही थीं? ये दृष्टिकोण नौशाद अंसारी नाम के एक मामले में सामने आया था। इसमें हाईकोर्ट के एक बेंच ने अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा सिर्फ ये निर्देश देकर कर दिया कि पुलिस सुप्रीम कोर्ट के अर्नेश कुमार दिशा निर्देशों का पालन करे। बस, गुण दोष पर कोई फैसला नहीं? कोई फैसला नहीं, बस पुलिस को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाकर केस बंद कर दिया। तो यहाँ एक खतरनाक चलन शुरू हो गया। अदालतें, जो नागरिक और पुलिस के बीच एक ढाल होनी चाहिए थी, वो एक तरह से कहने लगी, हम इस मामले में नहीं पढ़ेंगे, पुलिस पर भरोसा करो। हाँ, ये तो न्यायपालिका के अपने ही अधिकार क्षेत्र को छोटा करने जैसा था। बिल्कुल, और इसका नतीजा बहुत बुरा निकला। बिहार की निचली अदालतों ने इसे एक आसान रास्ते की तरह अपना लिया। एक पैटर्न बन गया? हाँ, एक पैटर्न बन गया। जब भी उनके पास 7 साल से कम सजा वाले अपराध में अग्रिम जमानत की याचिका आती, वे उस पर सुनवाई करने के बजाय
यंत्रवत रूप से मतलब मैकेनिकली उसे ये कहकर निपटा देती कि पुलिस अरनेश कुमार के निर्देशों का पालन करेगी। याचिकाकर्ता को खाली हाथ लौटा दिया जाता था। लेकिन ये तो सरासर गलत लग रहा है। अदालत का काम सुनवाई करना है, किसी नागरिक को यह कहकर वापस भेजना नहीं कि पुलिस अच्छी है। क्या हाईकोर्ट में किसी और जज ने इस चलन पर आपत्ति नहीं जताई? जताई, और बहुत ही पुरजोर और मजबूत तरीके से जताई। अच्छा। ये दूसरा दृष्टिकोण नवनीत कुमार सिंह नाम के एक दूसरे मामले में सामने आया। इस मामले में एक दूसरी बेंच ने नौशाद अंसारी वाले फैसले से ठीक उलट राय दी। उन्होंने इस प्रथा को वैधानिक कर्तव्य का त्याग यानी एब्डिकेशन ऑफ स्टैट्यूटोरी ड्यूटी करार दिया। वैधानिक कर्तव्य का त्याग, ये एक बहुत ही मजबूत शब्द है। उस बेंच का तर्क क्या था? वे क्यों कह रही थीं कि अदालतें अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं? उस बेंच ने एक बहुत ही व्यवहारिक और महत्वपूर्ण तर्क दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A के तहत नोटिस जारी करने के बावजूद गिरफ्तारी का डर बना रहता है। ऐसा नहीं है कि नोटिस मिल गया तो आप पूरी तरह सुरक्षित हो गए। पुलिस बाद में भी यह तय कर सकती है कि जांच के लिए गिरफ्तारी जरूरी है या व्यक्ति सहयोग नहीं कर रहा है। सही बात है। डर एक मनोवैज्ञानिक और वास्तविक स्थिति है, तो सिर्फ एक नोटिस से खत्म नहीं हो जाती। बिल्कुल। और मुझे याद है इसी फैसले में वो बहुत ही सख्त टिप्पणी की गई थी, है ना? हाँ, उस फैसले में जो कहा गया वो सुनने लायक है। क्या कहा गया था? अदालत ने कहा, अगर अदालतें जिन्हें गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिकाओं पर सुनवाई का अधिकार है अपने दरवाजे बंद कर देंगी और याचिकाकर्ताओं को पुलिस की दया पर छोड़ देंगी, तो ये लोगों के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कयामत का दिन होगा। बाप रे, कयामत का दिन होगा। हाँ, ये तो बहुत ही सख्त टिप्पणी है। ऐसा लगता है कि वो जज इस चलन से बहुत ज्यादा नाराज और चिंतित थे। वे थे। यह एक सीधी चेतावनी थी कि अदालतें अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यानी नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा से मुंह नहीं मोड़ सकती। तो अब आप स्थिति देखिए। एक तरफ नौशाद अंसारी मामला जो कहता है पुलिस पर भरोसा करो, और दूसरी तरफ नवनीत कुमार सिंह मामला जो कहता है कि अदालत को अपना दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। हाँ, ये एक बड़ी कानूनी पहेली बन गई थी। ये तो वाकई एक पहेली है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मुझे लगता है हमें उन कानूनों को देखना होगा जिनके इर्द गिर्द ये पूरी बहस चल रही है। दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC के वो कौन से प्रावधान हैं जो यहाँ आपस में टकरा रहे थे? इस पूरे विवाद के केंद्र में CRPC के 3 महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। इन्हें समझना बहुत जरूरी है। बताइए। पहला है धारा 41 और 41A। ये पुलिस के गिरफ्तारी की शक्तियों और प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अच्छा, और इसमें अरनेश कुमार मामले का क्या संबंध है? 2009 में कानून में एक संशोधन हुआ था जिसके बाद ये अनिवार्य कर दिया गया कि 7 साल तक की सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी स्वचालित नहीं होगी। पुलिस को अब लिखित में कारण दर्ज करने होंगे कि गिरफ्तारी क्यों जरूरी है। लेकिन पुलिस इसका पालन ठीक से नहीं कर रही थी। हाँ, नहीं कर रही थी। तब अरनेश कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त दिशा निर्देश दिए और कहा कि इन नियमों का पालन कड़ाई से होना चाहिए। और अगर पुलिस को लगता है कि गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, तब क्या होता है? तब पुलिस आरोपी को धारा 41A के तहत एक नोटिस जारी करेगी जिसमें उसे जांच में शामिल होने के लिए कहा जाएगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। मकसद था पुलिस द्वारा मनमानी गिरफ्तारियों को रोकना। हाँ, और जेलों में भीड़ कम करना। ठीक है, तो ये तो पुलिस की प्रक्रिया हो गई, ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन फिर अग्रिम जमानत की जरूरत कहाँ पड़ती है? वो आता है हमारे दूसरे महत्वपूर्ण प्रावधान धारा 438 में। ये अग्रिम जमानत का प्रावधान है। ओके। ये किसी भी व्यक्ति को जिसे किसी गैर जमानती अपराध में अपनी गिरफ्तारी का विश्वास करने का कारण है, अदालत से सुरक्षा मांगने का अधिकार देता है। तो रुकिए, अगर मैं इसे सही समझ रहा हूं तो विवाद यही था कि क्या धारा 41A की प्रक्रिया जो पुलिस को नियंत्रित करती है वो धारा 438 के न्यायिक अधिकार को जो नागरिक को सुरक्षा देता है खत्म कर देती है? ये कुछ ऐसा है कि अगर आपके पास रेनकोट है तो आपको छाता रखने का अधिकार नहीं है। आपने बहुत अच्छी उपमा दी है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर रेनकोट में छेद हो या बारिश इतनी तेज हो कि रेनकोट काफी ना हो? सही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार और बाद में मोहम्मद अशफाक आलम जैसे फैसलों में बार बार यही कहा था कि गिरफ्तारी की शक्ति का उपयोग संयम से और केवल जरूरत पड़ने पर ही किया जाना चाहिए। उनका उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना था, न कि जमानत के न्यायिक उपाय को ही खत्म कर देना। अच्छा,
वे पुलिस को जिम्मेदार बना रहे थे, अदालतों को उनकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर रहे थे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का इरादा पुलिस पर एक चेक लगाना था, न कि अदालतों के अधिकार को कम करना। लेकिन निचली अदालतों ने इसकी गलत व्याख्या कर ली। बिल्कुल, उन्होंने इसे एक शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इसी कानूनी उलझन को सुलझाने के लिए बड़ी बेंच का गठन हुआ। तो इन सभी विरोधाभासों और कानूनी प्रावधानों के बीच बड़ी बेंच ने आखिरकार क्या फैसला सुनाया? उनके सामने मुख्य सवाल बिल्कुल स्पष्ट था, है ना? बड़ी बेंच के सामने सवाल बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। क्या सत्र न्यायालय को उन अग्रिम जमानत याचिकाओं पर गुणदोष के आधार पर विचार करना चाहिए जहां सजा 7 साल तक की है, या उन्हें नौशाद अंसारी मामले की तरह केवल निर्देशों के साथ निपटा देना चाहिए? और अदालत का जवाब क्या था? उन्होंने सबसे पहले इस डर की वास्तविकता पर क्या कहा? क्या धारा 41A का नोटिस मिलने के बाद गिरफ्तारी का डर सच में बना लेता है? अदालत ने बहुत स्पष्ट रूप से माना कि गिरफ्तारी का डर बिल्कुल वास्तविक और तर्कसंगत है। सिर्फ इसलिए कि पुलिस ने आपको धारा 41A का नोटिस दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पर लटक रही तलवार हट गई है। अदालत ने 3 खास स्थितियां गिनाई जब ये डर बना रहता है और अग्रिम जमानत की जरूरत पड़ सकती है। वो 3 स्थितियां कौन-कौन सी हैं? ये जानना बहुत जरूरी है। पहली, जब किसी व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाता है। नोटिस मिलना ही अपने आप में इस बात का संकेत है कि आप एक आपराधिक मामले में आरोपी हैं और ये गिरफ्तारी की आशंका पैदा करता है। ओके। दूसरी, जब वो व्यक्ति नोटिस की शर्तों का पालन कर रहा है, जांच में पूरा सहयोग कर रहा है, लेकिन बाद में पुलिस अधिकारियों को किसी कारण से लगता है कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और तीसरी, जब व्यक्ति किसी भी कारण से नोटिस की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है। यानी इन तीनों ही सूरतों में व्यक्ति के मन में ये डर बना रहेगा कि उसे किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। हाँ, मतलब 41A का नोटिस कोई गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड नहीं है। बिल्कुल। और अदालत ने यही कहा कि इन सभी स्थितियों में व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए धारा 438 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। पुलिस की प्रक्रिया जो धारा 41A में है और अदालत का न्यायिक अधिकार जो धारा 438 में है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ, एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। एक पुलिस की प्रक्रिया है, दूसरा नागरिक का न्यायिक अधिकार है। तो इसका मतलब है कि अदालत ने आखिरकार नवनीत कुमार सिंह वाले दृष्टिकोण को सही ठहराया। हाँ, अदालत ने नवनीत कुमार सिंह मामले और एक और पुराने मामले गौरी शंकर रॉय में निर्धारित कानून को सही ठहराया। इन दोनों ही फैसलों में ये साफ कहा गया था कि अग्रिम जमानत याचिकाओं पर गुण दोष के आधार पर सुनवाई करना अदालतों का कर्तव्य है, जिसे वे छोड़ नहीं सकती। और नौशाद अंसारी मामले का क्या हुआ, जिसके कारण ये सारा भ्रम पैदा हुआ था? उसे तो खारिज करना पड़ा होगा। अदालत ने उससे भी एक कदम आगे बढ़कर कुछ किया। अदालत ने नौशाद अंसारी मामले में दिए गए फैसले को पर इंक्यूरियम घोषित कर दिया। पर इंक्यूरियम, ये क्या लैटिन शब्द है ना? हाँ, इसे आसान भाषा में समझाएंगे? इसका सीधा सा मतलब है कानून की अनदेखी में दिया गया फैसला। अच्छा। मतलब ये कि जब कोई अदालत किसी स्थापित कानून या सुप्रीम कोर्ट के किसी बाध्यकारी फैसले को ध्यान में रखे बिना कोई फैसला सुनाती है, तो उस फैसले को कानूनी रूप से गलत माना जाता है। तो बड़ी बेंच ने ये कहा? हाँ, बड़ी बेंच ने कहा कि नौशाद अंसारी का फैसला देते समय CRPC की धारा 438 के सिद्धांतों और सुप्रीम कोर्ट के कई अन्य फैसलों को नजरअंदाज किया गया था। अच्छा। इसका सीधा अर्थ ये है कि नौशाद अंसारी का फैसला अब एक सही कानूनी मिसाल नहीं है और बिहार की कोई भी अदालत उसका पालन नहीं कर सकती। ये तो बहुत बड़ा और स्पष्ट फैसला है। इसने तो पूरे राज्य में कानूनी स्थिति को साफ कर दिया। क्या अदालत ने भविष्य के बारे में भी कुछ कहा? क्योंकि जल्द ही नए आपराधिक कानून लागू होने वाले हैं। हाँ, और ये इस फैसले की एक बहुत ही दूरदर्शी बात है। अदालत ने अपने फैसले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSC 2023 के संबंधित प्रावधानों का भी उल्लेख किया। अच्छा, नए कानूनों का भी? जी, CRPC की धारा 41 और 438 की जगह अब BNSC में धारा 35 और 482 ने ले ली है। अदालत ने ये स्पष्ट करके सुनिश्चित किया कि उनका यह सिद्धांत नए कानून के तहत भी पूरी तरह से लागू रहेगा। तो उन्होंने सिर्फ मौजूदा समस्या को ही नहीं सुलझाया, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि भविष्य में नए कानूनों के तहत ये भ्रम दोबारा पैदा ना हो। ये वाकई एक व्यापक फैसला है। तो आज की इस पूरी चर्चा से
क्या निष्कर्ष निकलता है? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? निष्कर्ष ये है कि पटना उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में एक बहुत मजबूत, स्पष्ट और ऐतिहासिक फैसला दिया है। अदालत ने ये स्थापित कर दिया है कि पुलिस के लिए बनाए गए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय, जैसे कि अरनेश कुमार के दिशा निर्देश, नागरिकों के अग्रिम जमानत मांगने के न्यायिक अधिकार को छीन नहीं सकते। ये दोनों साथ साथ चलेंगे। दूसरे शब्दों में अदालतें अब ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती कि पुलिस अपना काम ठीक से करेगी। बिल्कुल। उन्हें हर मामले को व्यक्तिगत रूप से देखना होगा, उसके गुण-दोष पर विचार करना होगा और फिर फैसला सुनाना होगा। पुलिस पर भरोसा करो, ये कोई न्यायिक जवाब नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। ये फैसला अदालतों को उनकी असली भूमिका याद दिलाता है, जो कि केवल कानून की व्याख्या करना नहीं, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षक बनना भी है, खासकर तब जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता दांव पर हो। सही बात है। ये नागरिकों को एक आश्वासन देता है कि न्यायपालिका के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं और उन्हें पुलिस की दया पर नहीं छोड़ा जाएगा। ये फैसला कानूनी स्पष्टता तो लाता है और सैद्धांतिक रूप से नागरिकों के अधिकारों को मजबूत भी करता है।